कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड रिक्वायर्ड फॉर यूज एज एंटी कैंसर एजेंट ओरली। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए इसको दिया गया है, नॉर्मली हम इसको एंटी कैरीज एजेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं और ये एंटी कैंसर के फॉर्म में यूज करता है। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, सेकंड जो आपका वो करेक्ट आंसर है। एंटी कैंसर और एंटी कैरीज में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेंटल सीमेंट। डेंटल सीमेंट मैंने आपको बताया था, जो कि जॉ, जो आपकी जॉ लाइन होती है दो दांत के बीच पे अपर जो पिंक कलर का पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं गम, और टीथ और गम के बीच में जो गैप अगर बन जाता है उसको फिल करने के लिए हम सीमेंट का यूज करते हैं। यूजुअली आपके जिंक के कंपाउंड देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और जिंक का में भी जिंक ऑक्साइड ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और इसके अलावा जिंक फॉस्फेट यूज किया जाता है। दो कंपाउंड है, इसके अलावा बाकी जो तीन मेंशन है वो आपके यूज नहीं होते हैं एज अ डेंटल सीमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कैरीज। अब ये कैरीज के रिस्पेक्ट पे बात कर रहा है। मैं इसको रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कैरी, या मैं इसको एज एंटी कैरीज भी बोल सकता हूँ। तो कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, और अगर बहुत कम होती है वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। दोनों ही सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम है। अब कंसंट्रेशन एग्जैक्ट क्या है कि एंटी कैरीज प्रिवेंट है, वो आपकी कंसंट्रेशन है लेस देन 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो फार्मास्यूटिकल से है। इसमें पूछ रहे हैं कि डायग्नोसिस के लिए, किसका डायग्नोसिस, प्री पर्निल सियोल एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड यूज किया जाता है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है सी, कोबाल्ट 57 इज माय आंसर। नेक्स्ट, रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज इज स्टडी इन थायराइड अपटेक। अब कल भी जब हम रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आता है। आयोडीन में भी 131 आयोडीन का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बहुत सारी यूनिट आपने पढ़ी थी, इसमें क्यूरी भी आपकी एक यूनिट थी जो रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कर रही थी। इसके अलावा दो नई यूनिट है यहाँ पर, जिसमें आपका केन और रेडियन जो आपकी दो यूनिट है। इसके अलावा हम रेमिंगटन पढ़ चुके थे। ये सारी यूनिट आपकी रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन कर सकती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी, फॉर स्टडिंग द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव द एग्जांपल ऑफ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट वो थे जो हमारी सेंसिटिविटी को प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे थे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्ट्रोंशियम के सॉल्ट यूज किए जाते हैं, और स्ट्रोंशियम में भी आपका स्ट्रोंशियम क्लोराइड आपका यूज होता है फॉर डिसेंसिटाइजिंग पर्पस। स्ट्रोंशियम फ्लोराइड नहीं यूज होता, जिंक क्लोराइड भी यूज नहीं होता। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का वो आएगा, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used for the detection and measurement of radiation। ये क्वेश्चन आपका कुछ हद तक फार्मास्यूटिक्स का है और कुछ हद तक इनऑर्गेनिक का है। कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन इसलिए क्योंकि अगर रेडिएशन या रेडियो आइसोटोप के बारे में बात हो रही तो इनऑर्गेनिक के अंदर फॉल करता है, लेकिन जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं उसको आप स्टडी करोगे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, जिसमें गीगर मूलर काउंटर आप बहुत अच्छे से पढ़े होगे, पढ़ चुके होगे इवन। इसके अलावा फोटोग्राफिक प्लेट और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, ये भी आपका रेडिएशन की पर्पज से काम करता है। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एक्सरे। एक्सरे की यूनिट कौन सी है, तो इसमें मेरा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्यूरी भी मैं रेडिएशन में पढ़ चुका हूँ, रोन्टेंग भी पढ़ चुका हूँ, और बोथ या ऑल। पहली बात तो अगर मैं एक जगह कह रहा है बोथ और ऑल तो दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हो गए, मीन्स इसमें से तो कुछ हम चूज कर नहीं सकते। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो होता है रोइंगटन। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि क्यूरी भी रेडिएशन की एक यूनिट है और एक्सरे भी इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन, तो हम इस यूनिट को एक दूसरे के प्लेस पर यूज क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा आंसर यहाँ पर ये है, क्यूरियम ऐसे कंपाउंड्स रेडियो आइसोटोप्स के लिए यूज करते हैं स्पेसिफिकली, और रेडियो आइसोटोप हम उन्हें कह रहे हैं जो हमारे अल्फा, बीटा या गामा, इन तीनों में से कोई एक रेडिएशन अगर रिलीज कर रहा है तो हम इसे रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। ये ये भी आपकी एक रेडिएशन का काइंड है, बट वो रेडियो आइसोटोप के अंदर फॉल नहीं करता। तो
अगर रेडियो आइसोटोप के साथ डील कर रहे स्पेसिफिकली तो क्यूरी यूनिट को मैं बात करूंगा। अगर एक्सरे पे बात कर रहा हूं तो उसको मेजर करने के लिए मेरे पास दूसरी यूनिट है जो कि आपकी रोन्टेगन यूनिट है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन। ये जब हम लिमिट टेस्ट को पढ़ रहे थे तभी आपको बताया था सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक ही कंपाउंड आपका रिस्पॉन्सिबल है, वो कंपाउंड है आपका एल्कोहल। एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि अल्कोहल ऐसा क्या करता है कि सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है, तो उसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि लिटरेचर स्टडी में इसके बारे में कर चुका हूँ। बस इसका आंसर ये है कि एनवायरमेंटल कंडीशन, चाहे वो सोल्यूबिलिटी के रिस्पेक्ट में कहें या उस सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, कि वो सुपर सैचुरेशन वाली कंडीशन को आने नहीं दे रहा अल्कोहल। इसके अलावा कोई और आंसर लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है अल्कोहल को लेके कि अल्कोहल क्यों सुपर सैचुरेशन के फॉर्म में यूज करता है, यूज हो रहा है टू प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन। तो मेरा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर बीपी विच ऑफ द रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा बेरियम सल्फेट रिएजेंट। यहाँ पर रिएजेंट लिखूंगा तो ज्यादा ठीक है। इस ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसकी कंपोजिशन देखी थी उसमें एज सच बेरियम सल्फेट प्रेजेंट नहीं था, बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट था, पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट था, एल्कोहल प्रेजेंट था, बट एज सच बेरियम सल्फेट प्रेजेंट नहीं था। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट यूज होता है फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। हमारा करेक्ट आंसर इज सी। Next is, in the limit test for iron, interference of other metal cation is removed by। आयरन के लिमिट टेस्ट में कोई और केटायन जो इंटरफेयर ना करे, कोई मेटल आयन इंटरफेयर ना करे, उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं? तो मेरा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सिट्रिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड का काम था +3 को +2 में कन्वर्ट कर रहा था आयरन स्टेट को। अमोनिया सोल्यूशन आपका एल्कलाइन नेचर प्रोवाइड कर रहा था, और सिट्रिक एसिड इकलौता ऐसा कंपाउंड है जो इंटरफेरेंस ऑफ अदर मेटल आयन को प्रिवेंट करता है। तो मेरा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आंसर नंबर बी। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन, द ये जो लिमिट्स हैं ये मेमोराइज करने की चीज भी एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं, क्योंकि ऐसे आपके सिलेबस में ये मेंशन नहीं है कि लिमिट इंपॉर्टेंट है करके, बट क्वेश्चन इस पर बनते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको अगर क्वेश्चन के फॉर्म में याद हो जाएगा तो वो भी आपके लिए एज एडवांटेज या प्लस पॉइंट हो सकता है। हैवी लिमिट, यूजुअल लिमिट ऑफ हैवी मेटल्स एज आईपी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm या 40 ppm। इसमें मेरा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा बी 20 ppm। जो मेरा 20 ppm जो मेरी एग्जैक्ट लिमिट है हैवी मेटल्स की। इसमें हैवी मेटल्स में मैं आर्सेनिक और लेड जितने भी कंपाउंड यहाँ पर सुन रहे थे वो सारे आ गए हैं हैवी मेटल्स में। नेक्स्ट वन, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड द रिएजेंट यूज एज पर आईपी। अब किसका टेस्ट आ गया? लेड का। डायथायाजोन, लेड सल्फाइड, लेड नाइट्रेट या बोथ? आंसर प्लीज एनीवन। डायथायाजोन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड वहां पर भी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज डायथायाजोन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। कौन सा मेथड यूज हो रहा है? आर्सेनिक जब आप टेस्ट करते हो आप पढ़ा था हमने, आर्सेनिक जो हमारा कंपाउंड है वो आर्सीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, आर्सीन गैस, और फर्दर वो आपका टेस्ट परफॉर्म कर रहा था। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आर्सीन टेस्ट, ऐसा कोई नाम ही नहीं है आर्सीन टेस्ट, ये कोई नाम ही नहीं है। टेस्ट का नाम है गुटजेट टेस्ट। जब आपको टॉपिक कवर करा रहा था तो मैंने आप स्पेसिफाई भी किया था गुटजेट टेस्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस थे ये भी बताया था। तो मेरा करेक्ट आंसर बी है, आर्सीन टेस्ट कोई टेस्ट ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर अब फिर से वही आ गया, कलर ऑफ डायथायाजोन लेड इन क्लोरोफॉर्म। इसका आंसर बता दीजिए एक बार। ग्रीन और वायलेट? शायद ग्रीन था, शायद ग्रीन था। एनीवन एल्स?
दूसरा कलर कौन सा होगा, रेड या वॉयलेट? तभी मैंने आपको ग्रुप में ये लिख कर भेजा था, जो पीछे के टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना तो क्वेश्चन करने में का थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। जब डायथायोजोन रिएजेंट के फॉर्म में अकेला, और दोनों ही कलर जो हम देख रहे हैं वो क्लोरोफॉर्म में देखेंगे, तब तो आपका आता है ग्रीन कलर। और जब ये डायथायोजोन लेड को कैप्चर कर लेता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते कर लेता है, तब आपका आता है वॉयलेट कलर। अब जो आपको कंडीशन दी गई है डायथायोजोन लेड इन क्लोरोफॉर्म इस तरीके से, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। अगर ये इस लेड को हटा देता और क्वेश्चन पूछता डायथायोजोन इन क्लोरोफॉर्म, तो मेरा करेक्ट आंसर होता ग्रीन। दोनों ही कलर वहां पर आप पढ़ते हो तो कंफ्यूज करने के लिए दोनों कलर मेंशन कर रखे, ग्रीन और वॉयलेट। तो इस केस में डायथायोजोन लेड गिवन है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया सी, वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज यूज एज स्टैंडर्ड सब्सटेंस फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट? जब एक जगह मेरा टेस्ट कंपाउंड था और एक जगह स्टैंडर्ड था, मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा था लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के केस में। और जो मैं यहाँ पे रिएजेंट यूज कर रहा था, बेरियम सल्फेट रिएजेंट, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में भी। तो इसमें से हम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या आयरन सल्फेट, इसमें से कौन सा एज अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस यूज करते हैं? तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट की कंसंट्रेशन प्रायरली देखी गई है कि वो एग्जैक्ट बनती है, और एग्जैक्ट कंसंट्रेशन अगर मेरे पास है तो उसके रिस्पेक्ट में मैं एग्जैक्ट लिमिट को आइडेंटिफाई कर सकता हूं एज कंपेयर टू दिस मैग्नीशियम एंड सोडियम सल्फेट। तो मेरा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आंसर ए, पोटेशियम सल्फेट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, thioglycolic acid is reacting with dash form of iron, ferric, ferric anhydride, ferrous या all the above? Answer please. Anisha, answer. Mansi, सर फेरिक। फेरिक। फेरस और फेरिक में डिफरेंस बता दीजिए एक बार। सर +2 और +3 चार्ज का। +2 वाला कौन सा होगा? फेरस। फेरस, सही। और जिस पर हाई चार्ज होता है उसे बोलते हैं हम फेरिक। ऐसे कॉपर और क्यूपरस और क्यूपरिक में भी जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव साइन होता है उसे बोलते हैं एक, और कम वाले को बोलते हैं अस। तो मैंने अभी आपको बताया थायोग्लाइकोलिक एसिड जब +3 को +2 में कन्वर्ट करता है, अब इट मीन्स थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो +3 के ऊपर काम करेगा। तो इस हिसाब से मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट, आंसर नंबर ए, फेरिक। नेक्स्ट वन, which stain paper is used for the limit test of arsenic? आंसर प्लीज। सर फेरस में कन्वर्ट कर देता है ना वो तो। वो पूछ रहा है थायोग्लाइकोलिक एसिड इज रिएक्टिंग विद, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किस फॉर्म ऑफ आयरन के साथ? वो ये नहीं पूछ रहा कन्वर्ट किस फॉर्म से किस फॉर्म में कर रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो सर कन्वर्ट करके तो कॉम्प्लेक्स बनाता है ना वो। क्वेश्चन पढ़ो, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज रिएक्टिंग विद डैश फॉर्म ऑफ आयरन। जो पहला रिएक्शन थायोग्लाइकोलिक एसिड का वो +3 के साथ होगा, और +3 को कन्वर्ट कर देगा +2 में। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है थायोग्लाइकोलिक एसिड किसके साथ, किस फॉर्म ऑफ आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है, फेरिक। फिर भी लगे तो एक बार फिर पढ़ के मेरे को बताना, डाउट लगी तो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेन पेपर इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक? आंसर प्लीज। इजी है क्वेश्चन बिल्कुल। मर्करी क्लोराइड पेपर। मर्क्यूरी मर्करी क्लोराइड क्लोराइड। पेपर, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी आपका कुछ हद तक मेमोराइजेशन वाला है। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं आपके वैल्यूज वाले, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन में की फॉर्म में इसको करवा रहा हूँ। एज पर आईपी लिमिट ऑफ सल्फेट एज इम्प्यूरिटी इन द स्टेटेड कंपाउंड इज, एंड माई करेक्ट आंसर इज ए, 10 ppm। इसके पहले हेवी मेटल्स की हमने पढ़ी है 20 ppm, अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था। और सल्फेट के
सल्फेट के लिए जो मैं लिमिट बता रहा हूँ एज पर आईपी, एक ये चीज भी नोट करना, वो एज पर आईपी पूछ रहा है या एज पर बीपी पूछ रहा है। अगर आईपी और बीपी में डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, तो ये एज पर आईपी है 10 ppm। ये जो स्लाइड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली ये क्वेश्चन आए हुए जीपैट में। अगर आप लोग इसका आंसर दे पाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म बाय विच फ्लोराइड्स इनहिबिट डेंटल कैरीज इज, आंसर प्लीज। ओके, फ्लोराइड क्या डेंटल कैरीज में क्या होता है, बोलिए बोलिए। ए होगा इसका आंसर शायद। ए होगा। निशा आपकी साइड से क्या लगता है आपको? जी सर ए होगा। मानसी? कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर ए ही है, ठीक है बिल्कुल। मैं रीजन बताता हूँ। हमारी डेंटल कैरीज क्या होती है, डेंटल कैरीज में एक क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो बैक्टीरिया एक एसिड रिलीज करता है, और वो एसिड जो है उस एनिमल को, एनिमल पर जा, एनिमल क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है आपकी, टीथ की आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल है, उस एनिमल पर जाकर ये एसिड एक्ट करता है और उसे सॉल्युबलाइज कर देता है। अब फ्लोराइड को अगर मैं एज ए डेंटल कैरीज यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स ये अपोजिट इफेक्ट दिखाना चाहिए इसका। तो ये जो बैक्टीरिया से एसिड जो रिलीज हो रहा है, और इन एसिड और एनिमल की सॉल्युबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगा कौन, फ्लोराइड। सो माय करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, conversion of T4 to T3 inhibition is associated with, answer please। कोई भी तुक्का लगाओ। आपको मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन चल रहे तो रेडियो एक्टिव आयोडीन होना चाहिए, और आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है थायराइड में। बट ये आंसर इसका नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का है ही नहीं। ये क्वेश्चन आपका फार्माकोलॉजी का है। ये जब सर इस पार्ट के साथ डील करेंगे तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे प्रॉपर कैसे। जिसका करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट आंसर प्रोपाइल थायोयूरिया। प्रोपाइल थायोयूरिया T4 को T3 के कन्वर्जन में इनहिबिट करता है, प्रोपाइल थायोयूरिया। ये कंफ्यूज ना हो आप रेडियो एक्टिव आयोडीन से, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये आप टेस्ट में भी सॉल्व कर चुके हैं। सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट इन फार्माकोपिया फॉर, क्लोराइड। क्लोराइड। बिल्कुल को आसान क्वेश्चन है, थर्ड। तो ए हो गया आपका ऊपर वाले क्वेश्चन का थर्ड, लास्ट। सही कुछ क्वेश्चंस थे आपके, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरव्यू देते हैं।